नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एक एजुकेशनल वीडियो है। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सीरियस है तो ये वीडियो आपकी लाइफ बदल सकता है। इस वीडियो में आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूँ। म्यूचुअल फंड क्या है, इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, मूल रूप से इसके बारे में सभी आवश्यक जानकारी। एक आम आदमी, एक शुरुआती इन्वेस्टर जिसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो करना है, पर म्यूचुअल फंड है क्या, एक अच्छा म्यूचुअल फंड को कैसे पिक किया जाता है वो नहीं पता है। ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों, मैं ऐसे ही टॉपिक पर वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आपको ये टॉपिक्स अच्छे लगते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हर महीने जब आपकी सैलरी क्रेडिट होती है तो आप उस सैलरी का कुछ हिस्सा सेविंग के तौर पर रख लेते हैं, ज्यादातर इमरजेंसी के लिए या यदि आप घर या कार परचेज करना चाहते हैं तो। लोग सेविंग्स कैसे करते हैं? ज्यादातर लोग अपना सेविंग्स का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ही पड़े रहने देते हैं। यह एक बहुत ही बुरा तरीका है दोस्तों, क्योंकि ऐसा पैसा अपना जो वैल्यूएशन है वो खोता रहता है। हमारे देश में दोस्तों इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और उसके कारण वस्तुओं की जो कीमत है वो भी बढ़ रही है। तो आपके पैसे का वैल्यू इन्फ्लेशन दर के अनुसार हर साल 4 से 5% जो है वो कम होता जाता है। लोग पैसे का इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं ताकि वे अपने पैसे का वैल्यू ना खोए। इन्वेस्टमेंट करने के लिए अलग अलग जगह है। हमारे देश में मुख्य रूप से 5 जगहों पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। चलिए पहले इसको जान लेते हैं। नंबर 1 है बचत खाता यानी कि सेविंग अकाउंट्स। नंबर 2 है एफडी या फिक्स डिपॉजिट में लोग पैसा रखते हैं। नंबर 3 है गोल्ड या ज्वेलरी खरीदते हैं। नंबर 4 है रियल एस्टेट या प्रॉपर्टीज खरीद लेते हैं। और कुछ लोग जो अधिक रिस्क लेना चाहते हैं वे शेयर बाजार में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो आपके पैसों को इन्वेस्ट करने का एक और नया तरीका है। दोस्तों, हर इन्वेस्टमेंट में 3 चीजें होती है: रिटर्न, रिस्क और टाइम। रिटर्न का मतलब है कि आप इन्वेस्टमेंट से कितना प्रतिशत प्रॉफिट कमा रहे हैं। यह आमतौर पर परसेंटेज में देखा जाता है। अगर हमारी महंगाई दर 4% है तो आपको यह देखना चाहिए कि आपका मुनाफा कम से कम 4% से ज्यादा होना चाहिए, अन्यथा ऐसा इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, रिस्क का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट करना कितना रिस्क भरा है। उस इन्वेस्टमेंट में आपका सारा पैसा चला जाए, इसकी कितनी संभावनाएं हैं। वहां इन्वेस्टमेंट करने के बाद घाटे में जाने की क्या संभावना है। और समय का मतलब है कि आप कितने समय के लिए अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो कर रहे हैं। इसलिए यहां मेन रिस्क यह है कि समय अधिक है, रिस्क अधिक है तो प्रॉफिट भी आपको अधिक होगा। यदि आप अपने इन्वेस्टमेंट पर अधिक रिटर्न चाहते हैं तो आपको अधिक रिस्क लेना होगा और लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों, सेविंग अकाउंट्स में कम से कम रिस्क होता है और कोई लिमिटेशन भी नहीं होती है। आप किसी भी समय पैसे डाल सकते हैं या निकाल सकते हैं, लेकिन यहां हमें जो रिटर्न मिलता है वो भी बहुत ही कम मिलता है, 3 से 4%, जबकि पिछले कुछ वर्षों में हमारी इन्फ्लेशन दर 4 से 5% रही है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि सेविंग अकाउंट्स में पैसा रखना फायदे का सौदा नहीं है। दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट भी एक लो रिस्क विकल्प है, लेकिन इसकी एक समय सीमा है। इससे पहले हम पैसा बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए रिटर्न भी थोड़ा ज्यादा मिलता है। आपको कुछ हद तक 7 से 8% रिटर्न मिल जाता है। सोने और आभूषणों में इन दिनों काफी रिस्क है। उनकी कीमतों में बहुत ही उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। यदि आप सोने का इतिहास देखें तो आपको पता चलेगा कि 2012 तक कीमतें लगातार बढ़ रही थी। आपने 2012 से पहले अगर इन्वेस्टमेंट किया होता सोने में तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता, लेकिन 2012 के बाद में उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने एक स्तर जो है वो बनाए रखा, इसलिए ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन लास्ट ईयर गोल्ड ने अच्छा रिटर्न दिया है। प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट में रिस्क लो टू मीडियम है। मैं कहूंगा आप पिछले कुछ वर्षों का भारत का जो आवास है उसकी कीमतें आप यहां पे देख सकते हैं। यहां ही बहुत ही आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। 2011 से लेकर 2018 तक इनमें कभी 30% तक रिटर्न दिया और कभी 5% तक रिटर्न दिया। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने में एक नुकसान यह है कि आपको इसमें बहुत सारा पैसा चाहिए, अधिक पैसा चाहिए। इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास लाखों में रुपए होने चाहिए, जो सबके पास होना मुमकिन नहीं है। यहां पर हम बात कर रहे हैं छोटे इन्वेस्टरों की। आपने शेयर बाजार के बारे में तो सुना ही होगा। यहां आपको ढेर सारा रिटर्न मिलता है, लेकिन नुकसान भी उतना ही हो सकता है। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट का रिस्क उस कंपनी के स्टॉक पर निर्भर करता है जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको उस कंपनी का और स्टॉक मार्केट का पूरा नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको यह ज्ञान नहीं है तो आपको यहां इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ मुख्य प्रकार के इन्वेस्टमेंट है जो मैंने आपको बताए हैं, लेकिन कुछ अन्य प्रकार भी है, जैसे सरकारी बॉन्ड है, कॉर्पोरेट बॉन्ड है, जैसे इसके साथ में क्रिप्टो करेंसी भी आजकल बहुत ही चल रही है। लोग बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट
करने लगे हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का एक सिंपल थंब रूल है कि आपको कभी भी अपना पैसा केवल एक ही स्थान पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेवर पुट योर ऑल एग्स इन द सिंगल बास्केट। आपको अलग अलग जगहों पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि अगर कोई एक सेक्टर क्रैश हो जाए तो आपको नुकसान कम से कम हो। हालांकि सोना, प्रॉपर्टीज और यहां तक कि शेयर बाजार एक साथ पूरी तरीके से क्रैश हो जाए, ऐसी संभावनाएं बहुत ही कम देखने को मिलती है। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगहों पर है और अगर एक सेक्टर क्रैश भी हो जाता है तो आपको दूसरी जगह से प्रॉफिट मिल जाता है और आपका जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है उसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, जब आप अपना पैसा अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं तो इसे डाइवर्सिफिकेशन कहा जाता है। म्यूचुअल फंड एक खास तरह का इन्वेस्टमेंट है जिसके जरिए आप अलग अलग जगहों पर अपना इन्वेस्टमेंट एक साथ कर सकते हैं। आप एक जगह इन्वेस्ट करके डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए थोड़ा विस्तृत से जानते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। दोस्तों, जनरली एसेट मैनेजमेंट कंपनी म्यूचुअल फंड शुरू करती है। मूल रूप से जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपना पैसा ऐसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देते हैं और आप जैसे कई लोग ऐसा करते हैं, वह कंपनी सारा पैसा सामूहिक रूप से अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं। यह कंपनी आपके पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करे, इसके लिए यहां पे एक इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट या फंड मैनेजर को नियुक्त किया जाता है। वे अलग अलग जगहों पर पैसा लगाते हैं और इन अलग अलग जगहों से सामूहिक रूप से जो मिलने वाले रिटर्न है उसमें 1 से 2% का कुछ छोटा प्रतिशत ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपने प्रॉफिट की तरह रखती है और बाकी का जो रिटर्न है वो सब में बांट दिया जाता है। HDFC, SBI, ICICI, आदित्य बिरला, रिलायंस, टाटा ये कुछ कंपनियां और बैंकों के उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी स्वयं की एसेट मैनेजमेंट कंपनी शुरू की है। सभी कंपनियां बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के म्यूचुअल फंड शुरू करती है। उदाहरण के लिए ICICI ने 1200 से अधिक म्यूचुअल फंड शुरू किए हैं। तो आपका म्यूचुअल फंड कितना रिस्क भरा है और रिटर्न क्या है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड दोस्तों 4% से लेकर 30% और उससे ज्यादा का भी रिटर्न दे सकते हैं। यह जीरो रिस्क और हाई रिस्क के भी हो सकते हैं क्योंकि यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपका पैसा कहां इन्वेस्ट कर रही है। अगर वह कंपनी शेयरों में इन्वेस्टमेंट कर रही है तो यहां पर रिस्क जो है वो ज्यादा होगा और आपको ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना, और अगर वह सरकारी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रही है तो यह कम रिस्क भरा होगा और आपको रिटर्न भी जो है वो कम मिलेगा। चलिए अब जानते हैं म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स के बारे में। हम इसे 3 टाइप्स में विभाजित कर सकते हैं: इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपका पैसा शेयर बाजारों में इन्वेस्ट किया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के म्यूचुअल फंड में आमतौर पर रिस्क अधिक होता है और रिटर्न भी अधिक मिलता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड आमतौर पर 3 प्रकार के होते हैं। अगर आपका पैसा बड़ी कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज्यादा है उसमें इन्वेस्ट हो रहा है तो इसे लार्ज कैप इक्विटी फंड कहा जाता है। छोटी कंपनियों की तुलना में बड़ी कंपनी में ज्यादा रिस्क नहीं होता है, लेकिन बड़ी कंपनियों की विकास दर उतनी नहीं होती है जितनी छोटी कंपनियों की होती है, इसीलिए बड़ी कंपनियों में रिस्क और रिटर्न दोनों कम होते हैं। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड लार्ज कैप फंड का एक उदाहरण है। अगर आप यहां 1 साल के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 साल के बाद आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 11.3% है, लेकिन अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका अपेक्षित रिटर्न 19.7% हो सकता है। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, जितना अधिक समय आप इन्वेस्ट करेंगे उतना अधिक रिटर्न की आप उम्मीद कर सकते हैं। अगर आपका पैसा मिड कैप कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ के बीच में है उसमें इन्वेस्ट हो रहा है तो इसे मिड कैप इक्विटी फंड कहा जाता है। इसमें रिस्क और रिटर्न लार्ज कैप के मुकाबले ज्यादा रहता है। यह ऐसी कंपनी है जो ग्रोइंग स्टेज में है। और दोस्तों, अगर आपका पैसा स्मॉल कैप कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ के नीचे है उसमें इन्वेस्ट हो रहा है तो इसे स्मॉल कैप इक्विटी फंड कहा जाता है। इसमें रिस्क और रिटर्न लार्ज कैप और मिड कैप के मुकाबले बहुत ही ज्यादा रहता है। यह ऐसी कंपनी है जिसमें ग्रोथ का पोटेंशियल हाई है। अगला इक्विटी म्यूचुअल फंड का प्रकार है डाइवर्सिफाई इक्विटी फंड्स, जिसे मल्टी कैप या फ्लैक्सी कैप फंड भी कहा जाता है। यहां आपके पैसे को लार्ज, मीडियम और स्मॉल कैप तीनों टाइप की कंपनी में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें आपका रिस्क और रिटर्न ऊपर के मुकाबले एवरेज हो जाता है। ये सभी म्यूचुअल फंड्स में आपके प्रॉफिट के पैसों पर टैक्स लगता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का अगला प्रकार है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम ELSS। यह एक विशेष प्रकार का इक्विटी फंड्स है जहां आप अपने प्रॉफिट पर टैक्स बचा सकते हैं।
इसका एक नुकसान यह है कि यहां आपके पैसे को 3 साल तक लॉक इन कर दिया जाता है, मतलब आप 3 साल तक पहले आपका पैसा जो है वो नहीं निकाल सकते। दोस्तों अगला प्रकार है सेक्टर म्यूचुअल फंड। यहां आपका पैसा विशेष रूप से ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है जो कोई सेक्टर स्पेसिफिक है, जैसे कि टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, मेटल सेक्टर। ये फंड अधिक रिस्क भरे होते हैं क्योंकि सारा पैसा एक सिंगल सेक्टर में यहां पे इन्वेस्ट होता है। इसलिए यदि अगर सेक्टर नीचे जाता है, सेक्टर में अगर नुकसान होता है, तो पूरा सेक्टर जब डाउन होता है तो आपका सारा पैसा डूबने की पूरी संभावना है। अंतिम प्रकार का इक्विटी फंड जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड निष्क्रिय फंड है जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी का कोई भी एजेंट नहीं चलाता है। यह सिर्फ सेंसेक्स इंडेक्स के ऊपर चलता है। सेंसेक्स और निफ्टी की कीमतों को देखते हुए ये जो इंडेक्स है वो बदलता रहता है। अब दोस्तों म्यूचुअल फंड की दूसरी कैटेगरी पर नजर डालते हैं। यह है डेब्ट म्यूचुअल फंड। ये वे म्यूचुअल फंड है जिन्हें डेब्ट इंस्ट्रूमेंट पर इन्वेस्ट किया जाता है। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जैसे बॉन्ड, डिबेंचर, डिपॉजिट, सर्टिफिकेट। कभी सरकार को पैसे की जरूरत होती है तो यह बजट के माध्यम से नहीं मिलने पर सरकार लोगों से पैसा उधार लेते हैं। इसे दोस्तों बॉन्ड कहा जाता है। आप यहां इन्वेस्ट कर सकते हैं, सरकार को दे सकते हैं अपना पैसा और सरकार आपको एक निश्चित ब्याज के बाद पैसा वापस कर देती है। अब डेब्ट म्यूचुअल फंड कई तरह के होते हैं। आइए पहले बात करते हैं लिक्विड फंड्स के बारे में। लिक्विड फंड्स वे म्यूचुअल फंड होते हैं जिन्हें आसानी से और जल्दी से कैश में बदला जा सकता है। अर्थशास्त्र में लिक्विड का मतलब होता है जिसे आसानी से नकदी में बदला जा सके। लिक्विड फंड में इन्वेस्ट किए हुए पैसे को आप 1 से 2 दिन में कैश में बदल सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ही कम रिस्क होता है। इतना कम कि आप मूल रूप से इसे बचत खाते के विकल्प के रूप में भी मान सकते हैं। आपको यहां पर 1 साल में 7% तक का रिटर्न मिलेगा। ग्राफ में आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रोथ रेट कितनी स्टेबल है और यहां रिस्क भी कितना कम है। पिछले 5 वर्षों से यह सेम परसेंटेज पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अगला प्रकार है गिल्ड फंड। ये वे फंड है जहां सरकार द्वारा जारी बॉन्ड पर इन्वेस्ट किया जाता है आपका पैसा, इसलिए तकनीकी रूप से इसमें शून्य रिस्क है, जीरो रिस्क है, क्योंकि सरकार के लिए यह कभी भी संभव नहीं होता कि वो आपका पैसा ना लौटाए। दोस्तों अगला प्रकार है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान और इसे फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी के विकल्प के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि इसमें एफडी की तरह ही बहुत ही कम रिस्क होता है और यह एक निश्चित समय के लिए किया जाता है। यह एक निश्चित समय के लिए इन्वेस्ट आपका पैसा होता है और आप उससे पहले इस पैसे को नहीं ले सकते। तो ये कुछ मुख्य प्रकार के डेब्ट म्यूचुअल फंड थे। दोस्तों म्यूचुअल फंड की तीसरी श्रेणी है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। मूल रूप से यह एक डेब्ट और इक्विटी म्यूचुअल फंड का मिश्रण है। कुछ लोग शेयर बाजार में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं लेकिन सारा पैसा इक्विटी में नहीं डालना चाहते हैं और कुछ पैसे को डेब्ट म्यूचुअल फंड में भी डालना चाहते हैं, इसलिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड उनके लिए है। अगर दोस्तों आपका ज्यादातर पैसा डेब्ट फंड में इन्वेस्ट किया जा रहा है तो इसे बैलेंस सेविंग फंड कहा जाएगा। लगभग 70-30 का रेशियो होता है, यानी आपका 70% पैसा कम रिस्क वाले डेब्ट फंड में होता है और 30% हिस्सा इक्विटी फंड्स में होता है। और अगर इसे उल्टा कर दिया जाए, यानी कि 70% उच्च रिस्क वाले इक्विटी फंड में होता है और 30% डेब्ट फंड में है, तो इसे बैलेंस एडवांटेज फंड कहा जाता है। दोस्तों हाइब्रिड म्यूचुअल फंड भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दे दी है और अब मैं ये आप पर छोड़ता हूं, आप खुद इसे एक्सप्लोर करें, समझे और आपके लिए अच्छा म्यूचुअल फंड खोजें। अन्य इन्वेस्टमेंट की तुलना में म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह पहले से ही एक डाइवर्सिफाइड है। डाइवर्सिफिकेशन के कारण आपका रिस्क बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि आप एक जगह इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए अगर एक स्टॉक या एक सेक्टर में लॉस होता है तो आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें ज्यादा असर देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों डायरेक्ट शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने से अच्छा है आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, अगर आप रियली इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि म्यूचुअल फंड में रिस्क नहीं होता है। हालांकि सटीक रिस्क उस म्यूचुअल फंड पर निर्भर करता है जिस पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक और अच्छा फायदा यह है कि यह सस्ती है। आपको कुल मिलाकर एक बड़ी राशि का इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता म्यूचुअल फंड में नहीं है। आप एसआईपी का भी उपयोग कर सकते हैं, हर महीने एक छोटी राशि इन्वेस्ट कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड का सारा कंट्रोल जो है वो एक इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट या एक फंड मैनेजर द्वारा किया जाता है, जो तय करता है कि आपका पैसा जो है उसको कहां इन्वेस्ट करना है। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यह फिर से एक बड़ा फायदा है कि एक एक्सपर्ट आपके लिए काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों इस म्यूचुअल फंड का एक नुकसान भी है। यदि आप इसे किसी अनजान व्यक्ति को दे रहे हैं तो आप नहीं जानते कि यह कैसा प्रदर्शन करेगा। हालांकि वह एक एक्सपर्ट है, लेकिन आप 100% भरोसा नहीं कर सकते हैं कि वो हर टाइम सही रहेगा।
सबसे बड़ा नुकसान जो पहले म्यूचुअल फंड के लिए हुआ करता था वो ये है कि एजेंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी कमीशन लेते थे। वह कहते हैं कि हमें पैसा दे दो, हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये लोग एक एजेंट की तरह है जो आपके और आपके म्यूचुअल फंड कंपनी के बीच में रहकर 1 से 2% का कमीशन खाते हैं। अगर आप एक एजेंट के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसे एक रेगुलर प्लान कहा जाता है। लेकिन दोस्तों अब आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसी कई सारी ऐप्स है जैसे ग्रो, ज़ेरोधा, ईटी मनी, इंड मनी, जहां आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आपका 1 से 2% तक का सेविंग कर सकते हैं। इसे डायरेक्ट प्लान भी कहा जाता है। दोस्तों जब आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं तो ये 1 से 2% लाखों में होता है जिसे एजेंट चाव कर जाते हैं। दोस्तों अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए सोच रहे हैं तो म्यूचुअल फंड से अच्छा ऑप्शन कुछ हो ही नहीं सकता। जरूरी नहीं है कि आप इसमें ज्यादा पैसा लगाएं, आप इसमें 100 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। आप SIP भी कर सकते हैं हर महीने 500 रुपए की। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसे ही नए वीडियोस देखने के लिए नीचे वाला सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।